इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो नोट पढ़ी थी उसमें पढ़ा था आप लोगों ने ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ा था। तो एक पार्ट आप लोगों ने उसमें पढ़ लिया है। अब इसमें जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, अगला पार्ट जो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कल हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, तुम लेट में आई थी, उछल के ये आई थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या मतलब हमें इस सेक्शन में पढ़ना है और उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है कि इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, क्या किसको कहा जाता है इतिहास। ठीक है, तो इतिहास की अगर हम बात करें कि इतिहास क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इतिहास। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पहले बताया गया था ना, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, इति प्लस अ प्लस आस, 3 शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है इतिहास, जिसका अर्थ होता है हाँ, क्या होता है, हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होकर कह सकें, पूरे विश्वास के साथ कह सकें हाँ ऐसा हुआ था, हाँ भाई ऐसा हुआ। पिछले साल बताया था ना, ऐसी कोई भी घटना जो घट चुकी है जिसके बारे में हमारे पास ठोस प्रमाण है, उस घटना का यदि हमारे पास ठोस प्रमाण है तो वो इतिहास है। अगर हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है तो क्या वो इतिहास के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी घटना जिसका हमारे पास ठोस प्रमाण है उसको इतिहास कहा जा सकता है। बाकी कोई बहुत सारी आप कहानियां पढ़ते होंगे, जैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का किडनैपिंग वाली जो कहानी है कि उसको भगा कर ले गया, शकुंतला की स्वयंवर वाली जो कहानी, शकुंतला अपनी जो है मुट्ठी तोड़ देती है, मछली की पेट में चली जाती है, ये सब कहानी है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो कहानी के क्षेत्र में भी आती है, लेकिन कुछ इतिहास के लिए भी सहायक सिद्ध हुई है इतिहास। तो जिसका हमारे पास ठोस प्रमाण हो, ठीक है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। जो अन्य साक्ष्यों को भी प्रमाणित है, साहित्य में अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका अभिलेख भी हो, सिक्का भी हो, या अन्य ठोस कोई ऐसा सॉलिड प्रमाण हो जिससे हम कह सके कि हाँ ऐसा हुआ था। ऐसा मैं कहे कि बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, ऐसा बनाकर लिखा गया है, नहीं जैसे कोई लड़की कुछ कहती यार मेरे पास इतना है, इतना इतना, क्या बात करती सब, बहुत कपोड़ी है, बहुत कपोड़ी है। और अगर वास्तव में उसके पास हो, वो नॉर्मल से कपड़े पहन कर आती है, कहते हैं अरे देख के लगता है इसके पास कुछ होगा। लेकिन आप जब उसके घर जाएंगे, कुछ आप देखते हैं कि नॉर्मल कपड़े अक्सर वही पहनते हैं जिनके पास बहुत होता भी है, आप देखेंगे इस चीज को। लेकिन आप उनके घर जाएंगे, उसके बारे में छानबीन करेंगे तो पता चलेगा हाँ वास्तव में बहुत कुछ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हम जिसका हमारे पास ठोस प्रमाण, या जैसे कोई घटना घटी, किसी का मर्डर हो गया, आप क्या कहेंगे, या किसी ने उसकी पेन चुरा ली, अरे हम देखे वो तुम्हारी पेन चुराई थी, हम भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, जाकर ऐसी मतलब कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे ना, कैसे बोलेंगे, पूरा आएगा कि नहीं विश्वास, कहेगी नहीं नहीं हम नहीं चुराए हैं, तुम चुराए थे, क्या कहोगे, नहीं हम देखे थे, तुम ही चुराए थे, देखे थे, आएगा ना कॉन्फिडेंस, आएगा कि नहीं, क्योंकि हम देखे हैं, हम ठोस प्रमाण हैं, हमारे पास ठोस प्रमाण। यदि आपके पास आपने कैमरे से उसको रिकॉर्ड कर लिया तो भी आप कहेंगे कि ठोस प्रमाण है। देखो देखो देखे, सीसीटीवी कैमरे में देखो चल रहा है, वो देखो चल रहा है, चलो निकाल के देखते हैं नीचे कि हाँ तुम चुराई थी है ना, ऐसा होता। तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमारे पास ठोस प्रमाण होता है। तो जिस घटना का हमारे पास ठोस प्रमाण है, ऐसी कोई भी घटना जो पुरानी घटना है और जिसका हमारे पास ठोस प्रमाण है, उसको हम क्या कहेंगे, इतिहास। इति है वो मासी यह करते थे सर इतिहास, हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, उसे हम इतिहास कहते हैं। ये आप लोगों ने देखा था पिछले साल निरुक्त भाष्य वृत्ति में, मैंने आपको बताया भी था, आप लोगों ने नोट किया था कि नहीं, नोट कर लेना। इति है वो मासी यह करते थे स इतिहास, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, हाँ हिंदी में लिख लीजिए, हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। एक मतलब थोड़ा सा साहित्यिक लैंग्वेज टाइप का लग रहा है ना, हाँ
ऐसे कहेंगे तब क्या लगेगा? अपनी लैंग्वेज। हाँ भाई ऐसा हुआ था, लड़ाई करो तो हाँ हुआ था, वही वाला कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसी को हम इतिहास कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम इतिहास देखिए, आप लोगों ने देखा था इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आज कंफ्यूजन को थोड़ा सा हम दूर भी करना चाह रहे थे। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जब पूछा जाता है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो कहेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, यही कहते हैं। नए जब सेमेस्टर 1 में बच्चे आते हैं और बहुत बच्चे कंफ्यूज, मैम जब पढ़ाते हैं तो प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक काल, ये समझ में नहीं आता, ये कहाँ से आ गया, उसको दूर करते हैं। जैसे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? प्राग इतिहास, ठीक है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। 3 भागों में थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो ठंड की वजह से थोड़ी राइटिंग पे आप इग्नोर करते हुए बस क्लियर होना चाहिए कि हाँ लिखा हुआ है। अब इतनी ठंड है कि हाथ पूरा ठंडा है, एकदम आइस हो गया, ठीक। तो प्राग इतिहास उस काल को कहते हैं जिस काल का मनुष्य कैसा था? पढ़ा लिखा नहीं था। मतलब हमें जब पढ़ा लिखा नहीं है तो लिखित इतिहास मिलेगा? कोई लिखित चीज मिलेगी? लिखा हुआ कुछ नहीं, भाई उसको लिखना ही नहीं आ रहा, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो कैसा मिलेगा हमें स्रोत? जानकारी वाला जो किताब या जो भी जिस चीज से हम इतिहास लिखेंगे, मान लीजिए उस काल का, तो कैसा इतिहास मिलेगा? पुरातात्विक स्रोतों से। हम किस पर निर्भर रहेंगे? पुरातात्विक स्रोतों पे निर्भर रहेंगे, ठीक है। तो प्राग इतिहास का में जो काल आएगा वो कौन सा काल आएगा? पाषाण काल। कौन सा काल आएगा? पाषाण काल आएगा, ठीक है। पाषाण काल का समय 5 लाख से 4000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, ठीक है। तो पाषाण काल, इस काल जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों काल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राग इतिहास काल का जो मनुष्य था वो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था, अनपढ़ था। समझ में आ गया? अपनी भाषा में कहा जाए तो अनपढ़, अंगूठा छाप। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसको क्या कहेंगे? पाषाण काल। उस काल का मनुष्य जो था पढ़ा लिखा नहीं था, उस काल उसमें कौन सा काल उदाहरण काल में आता है? पाषाण काल का। आगे तक था, गुफाओं में रहता था ना, पत्ते पहनता था, छाल पहनता, बहुत सारे आविष्कार भी किए, आग का आविष्कार किया, कुत्ते पाले, बहुत सारे किए उसने आविष्कार, धीरे धीरे किया है, सभ्य बन रहा है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। अब आदि इतिहास की बात करें तो इस काल का उदाहरण काल आता है सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंथो काल, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, ये आता है। इसमें क्या है कि हमें लिखित इतिहास मिल रहा है, लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। हालांकि ओम प्रकाश गुप्ता जी उन्होंने कहा कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत मान्यता नहीं मिली है। तो आद्य इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का मनुष्य पढ़ा लिखा था, जिसका लिखित साक्ष्य भी मिलता है और जिसको हम पढ़ भी लेते हैं, जिसके द्वारा हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या क्या घटनाएं घटी इतिहास में, उसकी जानकारी हम ऐतिहासिक काल, मतलब जो लिखा गया और उसको हमने पढ़ा और उस पढ़ने से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उस काल के में आता है वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का समय जो है वो आ जाएगा, पूरा आपका ऐतिहासिक काल कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आदि इतिहास में वैदिक काल को भी ला देते हैं। क्यों लाते हैं वैदिक काल को? क्योंकि कहते हैं वैदिक काल में जो रचनाएं मिलती हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, वो वैदिक काल के टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई।
जैसे 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में नहीं लिखी। वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो इस काल में नहीं लिखा गया, उसके बाद लिखा गया, इसलिए हम वैदिक काल को यहाँ पे नहीं लाते। लेकिन हम चूंकि हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, बहुत सारे ऐसे इतिहास होंगे, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे जो उस समय नहीं लिखे गए होंगे और बाद में लिखे गए। तो वैदिक काल को हम ऐतिहासिक काल में यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो अगर कभी आता है, मान लीजिए ऐतिहासिक काल नहीं होता है और आप इतिहास काल में अगर ऑप्शन में वैदिक काल होता है तो आप लिखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखिए इतिहास क्या है? ठोस प्रमाण पर आधारित है, पूरी सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। कंट्रोवर्शियल चीजें आपको मिलेंगी, लगभग वाली चीजें बहुत मिलेंगी इतिहास में, ठीक है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक का इतिहास ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आप बात कर रहे थे ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसी ऐतिहासिक काल में हम डिवाइड करते हैं। जहां से हमें लिखित इतिहास मिलता है उस काल को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास 6ठी शताब्दी से 1206 तक का समय माना जाता है, वही हमें पढ़ना है। फिर मध्यकालीन 1857 तक आ जाता है, उसके बाद का आधुनिक इतिहास आता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप किसी को बताएं, कोई पूछे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आपको ऐसे बताना है, ठीक है, ऐसे आप डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सामने वाले का भी कंफ्यूजन दूर हो और आप भी क्लियर है कि हाँ हमने सारा बताया, ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है। ये आपकी बात हो गई। थोड़ा सा मैंने कहा कि इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब बात करते हैं इतिहास जानने के स्रोतों की। अपने टॉपिक पे आते हैं जल्दी। तो टॉपिक है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। अब प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग लिख लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। अब ऐतिहासिक काल को आपने डिवाइड करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत या इतिहास जानने के स्रोत। यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए। बहुत ऊंचा ब्लैक बोर्ड है, नहीं मेरी हाइट इतनी नहीं, बहुत ऊंचा है, इसके हिसाब से बनाया गया है। अब प्राचीन, क्योंकि देखिए इतिहास क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले इतिहास जो लिखते थे वो इतिहास तो लिखते नहीं थे। पहले क्या लिखते थे? धर्म ग्रंथ, धर्म पूजा पाठ से संबंधित, धर्म के द्वारा लोग एक दूसरे का पालन करते थे, हैं, बहुत इज्जत थी, बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग एक दूसरे का, ठीक है, बहुत ज्यादा संस्कार था उसके द्वारा। तो उसी से जो चलेगा समाज में उसी को लिखा जाएगा। आज अयोध्या के राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, उसी के बारे में चर्चा हो रही चारों तरफ, इंस्टाग्राम पे रील्स, फेसबुक पे रील्स, यूट्यूब पे रील्स, राम जी की मंदिर से रिलेटेड वायरल 4 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 22 मिलियन व्यूज राम मंदिर पे आ रहे कि नहीं। तो जो चीज चलती रहती है उसी के बारे में लिखा जाता है। पहले धर्म की बड़ी चर्चा होती थी, मतलब इतना विवेक था, धर्म से संबंधित बातें लिखी जाती थी, दर्शन से आत्मा परमात्मा की बातें लिखी जाती थी, दर्शन तर्क की बातें लिखी जाती थी। जो चीजें चलती है उसी के बारे में। राजनीति तो चलता नहीं था बहुत ज्यादा, कूटनीति इस समय थी नहीं, बहुत चालाक टाइप के लोग थे नहीं उस समय, तो राजनीति वाली बात तो थी नहीं, तो राजनीतिक ग्रंथ लिखे बहुत ज्यादा, तो धर्म वाली चीज लिखते थे, है ना। समझ में आ रहा है? कैसे लिखेंगे? जैसा चलेगा वही लिखोगी ना। साइंस का क्लास किए, इसका फला का क्लास किए, इसका क्लास किए, उसका क्लास किए, ये पढ़ाया गया इसमें। आज हम लोग रास्ते में आ रहे थे, वो बहुत बदमाशी किया, वो लड़का हम लोग परेशान कर रहा था, उसको मारेंगे यही सब बातें आएंगी जितनी भी। आज घर में हम ये खाए, आज हमको मन कर रहा है कि आहा नूडल्स गर्मा गर्म खा लें, वो वाला खा लें, मंचूरियन वाला खा लें, कौन सा पिज्जा खा लें, अच्छा बहुत अच्छा लगता है।
बड़ी सारी चटनियाँ हैं। पिज्जा 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 नहीं खाती तुम खाती हो? देखो वो खाती है, तुम अपनी बात कर देखो खाती है। पिज्जा बर्गर आजकल के बच्चे यही सब खाते हैं, तो उसको थोड़ा हेल्दी बना कर खाया जा सकता है, ऐसे नहीं है। जैसा उस समय क्या था, प्राचीन भारत में धर्म के द्वारा लोग एक दूसरे का पालन करते थे, तो धर्म से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड बुक्स लिखी गई, तो राजनीति से रिलेटेड नहीं थी। अब बहुत ज्यादा लिखी गई, बहुत ज्यादा ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं उसी से रिलेटेड। अब उन्हीं में से हमें राजनीतिक इतिहास प्राप्त करना है, तो सब ग्रंथों को क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब उनको हम पढ़ें कैसे? तो पढ़ने के लिए हम उनको सबसे पहले दो भाग में बांट देते हैं। पहला कौन सा? साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, ठीक है। दूसरा पुरातात्विक स्रोत। दूसरा कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, ठीक। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत भी कई तरह के थे, कौन कौन से थे? अब साहित्यिक स्रोत को भी हम तीन भागों में बांट देंगे। कौन कौन से? ठीक, साहित्यिक स्रोतों को भी हम तीन भागों में बांट देंगे। कौन कौन से? पहला आएगा धर्म ग्रंथ, क्योंकि उस काल में धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित थे, तो धर्म ग्रंथ लिखे जाएंगे। फिर ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, जिसको कि लौकिक साहित्य भी कहते हैं। यहाँ पे अगर बहुत बड़ा पड़ रहा है तो लौकिक साहित्य लिख लीजिए, ठीक है। लौकिक साहित्य, जिसको कि ऐतिहासिक और समसामयिक शोध भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत या यात्रा विवरण। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, ठीक, या यात्रा विवरण या पुस्तकें जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते, ठीक। इधर पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत को नहीं डिवाइड करेंगे, साहित्यिक स्रोत के तीन भाग में, धर्म ग्रंथ, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण, यही आएंगे, ठीक। धर्म ग्रंथ तीन भागों में मिलते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से मिलेंगे? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ठीक, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जिसको कि हिंदू धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। तीसरा कौन सा है? जैन धर्म ग्रंथ। तीन तरह के धर्म ग्रंथ मिलते हैं। तीन तरह के धर्म ग्रंथ क्यों मिलते हैं? क्योंकि तीन ही प्रकार के धर्म प्राचीन भारत में प्रचलित थे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तीन ही प्रकार के धर्म प्राचीन भारत में प्रचलित थे, इसलिए तीन तरह के धर्म ग्रंथ हमें उस काल में मिलते हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी याद होगी। इतिहास क्या है कि हमें जानकारी प्राप्त होती है और उससे हम सीखते हैं, वही इतिहास कहलाता है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, ये मिलता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हैं आप बताएंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? आरण्यक, वेदांत, वेदांत, वेद आएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब आएगा। और कौन बताएगा? और क्या होता है? जैसे वेद, वेदांत, उपनिषद, स्मरण ग्रंथ और जो महाकाव्य आते हैं और सूत्र साहित्य, पुराण, ठीक है, मेरे गुड, ठीक। तो ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आ गए। तो ये आप पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में आपको जो पढ़ना है बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हम बौद्ध धर्म ग्रंथ कैसे लिखे गए? सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में आप बता सकते हैं, कुछ आपको नॉलेज है महात्मा बुद्ध के बारे में, कभी कुछ जानकारी है थोड़ी बहुत? कोई टेस्ट तो नहीं चल रहा है, हम तो पढ़ाए नहीं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आ रहा है, ठीक है। बताइए, थोड़ा बहुत कुछ पता है महात्मा बुद्ध कौन थे? वो उनका जो जन्म है शैक्य परिवार में एक क्षत्रिय, जो क्षत्रिय राजकुमार थे वो, और उन्हें
30 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ दिया। उनका मानना था कि घर को त्याग कर ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। 7 माह में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उन्होंने अपनी जो मृत्यु के पहले का जो जीवन है उन्होंने उपदेश देते हुए व्यतीत किया लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये बहुत अच्छा बता रही है। देखिए ऐसा नहीं कि आपसे मैंने अचानक से पूछा, अचानक से पूछने पे अगर कोई बता रही थोड़ा बहुत भी तो समझिए कि वो थोड़ा पढ़ता है, उसके दिमाग में कुछ स्टोर रहता है, स्टोरेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया, उनके बारे में कुछ वर्णन है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बातें लिखी गई हैं वही बातें हम बौद्ध धर्म ग्रंथ में प्राप्त करते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उन्होंने बताया क्या दुख निरोध गामिनी है, दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा स्थानिक मार्ग। इस तरह से बहुत सारी बातें महात्मा बुद्ध ने बताई थी जीवित रहते हुए। लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनका एक शिष्य था सुभद्र। उनका एक शिष्य था, क्या नाम था? सुभद्र ने कहा जैसे कि बहुत अनुशासन अगर लगा दिया जाए किसी बच्चे के ऊपर है तो उसमें से कुछ लोग अनुशासित नहीं रहना चाहते हैं ना, क्या सोचते हैं कि हमें अनुशासन से मुक्ति मिल जाए। तो सुभद्र भी ऐसा सोचता। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसने कहा, जितने भी शिष्य थे और उनसे कहा कि अच्छा हुआ अब हमें किसी मतलब उनकी पाबंदियों में नहीं रहना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के जो अनुशासन थे, जो पाबंदियां थी, जो आचार नियम उन्होंने बनाए थे, उनके पाबंदियों में हमें नहीं रहना पड़ेगा। अब हम स्वतंत्र रूप से बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता था। जितने आचार नियम उन्होंने बताए थे, मुक्ति के मार्ग जितने बताए थे कि जिस तरह से रहना चाहिए समाज में, बहुत अच्छे नियम बताए थे उन्होंने, जैसे कि समाज में अच्छी स्थिति होती तो, लेकिन वो पाबंदियों में नहीं रहना चाहता था, तो सारी चीजों का पालन नहीं करना। तो अन्य जो भिक्षु थे उस समय बौद्ध धर्म के शिष्यों को क्या कहा जाता था? भिक्षु कहा जाता था। हाँ, तो जितने भी भिक्षु थे उन्होंने सोचा कि जब सुभद्र ऐसा सोच सकता है तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि महात्मा बुद्ध के जितने नियम हैं, आचार नियम हैं, जितने धर्मोपदेश हैं, सिद्धांत हैं, या जितने भी मतलब दार्शनिक सिद्धांत हैं, उन सबको हम एक जगह संकलित कर दें, कलेक्शन करेंगे। भाई बाद में लिखे गए तो कलेक्शन ही होंगे, तो बाद में तब इन लोगों ने क्या किया कि उसका कलेक्शन किया। उस कलेक्शन को कहा गया त्रिपिटक। उस कलेक्शन को क्या कहा गया? त्रिपिटक। ठीक है, अब इसको निरेश कर दें क्या? इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रंथ में हम लिखते हैं सबसे पहले, बौद्ध धर्म ग्रंथ में सबसे पहले आया त्रिपिटक। ठीक है, धर्म ग्रंथ, ठीक, बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक आया। ठीक, त्रिपिटक का अर्थ जज महोदय ने कहा टोकरी होता है शाब्दिक का, लेकिन ये तो एक ग्रंथों का जो सिद्धांत है, जो आचार नियम है, जो दार्शनिक सिद्धांत है। दर्शन में समझते हैं है नहीं है, तर्क करना, रीजनिंग वाला, ठीक है, तार्किक दृष्टि, और जैसे आत्मा परमात्मा की बातें। और धर्म में मतलब हमें किस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें होती। अपने विवेक को क्या हुआ, जैसे हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, है ना। धर्म क्या कहता है कि हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, विवेकवान बने रहना चाहिए, सहनशील बने रहना चाहिए। तो जो कुछ सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने बताए थे, भाई जो भी बुद्ध के पद पे, मठाधीश के पद पे बैठेगा, आप कभी कुछ बनेंगी, मान लीजिए आप IAS बन जाती हैं या कहीं अच्छा बिजनेसमैन ही बन गई, तो आप अपने कुछ सिद्धांत बनाएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे। उसी तरह महात्मा बुद्ध भी भाई ज्ञानी हो गए थे, सिद्धार्थ ज्ञानी हुए तभी तो वो बुद्ध कहलाए। तो महात्मा बुद्ध तो उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे, उन सिद्धांतों को उनकी मृत्यु के बाद, जब मर गए, उनकी मृत्यु के बाद उनके भिक्षुओं ने यानी शिष्यों ने कुछ संकलन किया,
उसको क्या कहा गया? त्रिपिटक। और कितने त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, त्रि मतलब 3 हो गया और पिटक हो गए ग्रंथ, ठीक है। अब कौन कौन से त्रिपिटक आए? विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ठीक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आए, ठीक। क्वेश्चन पेपर में कंपटीशन ये आता है कि किस पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किस पिटक को कंपटीशन में आता है, किस पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? आप लोग को पता है किस पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? देखिए, इंसाइक्लोपीडिया जो कहा जाता है वो सुक्त पिटक को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? सुक्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक। विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो है आचार्य नियम है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताएंगे, अभी तो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ना, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चार्ट की पीस में जगह कम थी तो हम पूरा एक साथ चार्ट नहीं बनाए हैं, आप एक साथ चार्ट बनाइएगा, ठीक है। उसी के नीचे लिखते जाइएगा बौद्ध के नीचे। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में धर्म संबंधी सिद्धांत हैं, ठीक है, धर्मोपदेश है, महात्मा बुद्ध के धर्म के उपदेश हैं। उन्होंने जो उपदेश दिए उसका वर्णन किसमें मिलेगा? सुत्त पिटक में, ठीक है। सुप्त से सो मत जाइएगा कि नींद आ रही है सुप्तो, ऐसा नहीं है। सुप्त, सुप्त पिटक, ठीक है। विनय पिटक, विनय मतलब कॉन्शियस होता ही है, मतलब आचार नियम, आचार संहिताएं, कानून सब किसमें मिलेगा? नामे से स्पष्ट है, विनय में, ठीक है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत को, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन करता है। मतलब बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है इसको, क्योंकि आपको क्लियर रहे। पहला है महात्मा बुद्ध के जो आचार नियम थे, जो उन्होंने नियम बनाए थे, उसको भिक्षुओं ने किसमें संकलित किया? विनय पिटक में, ठीक है। सुत्त पिटक में जो उन्होंने धर्म के उपदेश दिए थे वो किया। फिर अभिधम्म पिटक में दार्शनिक तर्क वितर्क किया गया, ठीक है। अब इसी को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले लाइन वाइज हम क्या करेंगे, अगर किसी के चीजों को संकलित करेंगे तो सबसे पहले उसने क्या नियम बनाए। पहले हम कहीं जाते हैं, मठ में जाते हैं, संघ में जाते हैं, तो नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं तो आपको यूनिफॉर्म में जाना है, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे क्लास करना है, ये सब बताया जाता है। नियम सारे, प्रेयर करनी है, सारे नियम से बताए जाते हैं, सारे जितने भी रूल्स होते हैं वो बताए जाते हैं। तो सबसे पहले नियम भी हम फॉलो करते हैं, कितने बजे हमें पहुंचना है, इतने से इतने बजे तक ये क्लास करना है, यही होता है। पहले हम क्लास में बैठते हैं, फिर क्या सुनते हैं? मैडम का उपदेश, सर का उपदेश सुनते हैं, सुनते हैं ना भैया, जो पढ़ाएंगे वही सुनेंगे, उपदेश है ना, लेक्चर, यही है ना। उपदेश सुनो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो सिर दर्द है, हैं? नहीं समझ में आया तो भगवान क्या 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 लगाई थी, अरे ऊपर वाला देश नहीं, नहीं क्या कराएंगे, क्या बताएंगे? कौन सा देश बताएंगे, कौन सा देश बताएंगे? उपदेश। तो सुत्त पिटक में पहले नियम हो जाएंगे, दूसरे में धम्म संबंधी, ठीक है, उपदेश हो जाएंगे, धार्मिक सिद्धांत, भैया लेक्चर ही सुनना है। तीसरे में दर्शन, उसके बाद आपस में बैठ के आप लोग क्या करती हैं? लेक्चर सुनने के बाद तर्क वितर्क करती हैं। मैडम ऐसे बताई थी, नहीं नहीं ये वाला बताई थी, हाँ नहीं, हाँ नहीं, यही हो गया दर्शन। इसी तीसरे में तो वही पॉइंट आएगा, तो दार्शनिक सिद्धांत समझ में आ गया, तीनों क्लियर हो गया। तो वो विनय पिटक में क्या मिलेगा? आचार नियम, क्या मिलेगा? सुत्त पिटक में क्या मिलेगा? उपदेश मिलते। क्या क्या बताई मैम, क्या बताई? अरे दूसरा देश नहीं, उपदेश, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या होगा? तर्क वितर्क, दर्शन, दार्शनिक बातें करेंगे, दार्शनिक, एकदम फिलोसफर हो जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये तो पहला था
मतलब त्रिपिटक। दूसरे पे आते हैं जातक कथाएं, जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाओं की अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध के जीवन की जितनी कहानी है, मतलब रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है, इंटरेस्टिंग बनाकर, किसमें? जातक कथाओं में। और डिटेल में बताएंगे इसके इतिहास से संबंधित क्या जानकारी मिलती है, बाद में बताएंगे, थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है। पाली भाषा में जो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तीन ही हैं। पाली भाषा के बौद्ध धर्म ग्रंथ, दूसरा है संस्कृत भाषा के बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो पाली भाषा, पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ, संस्कृत बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है। पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है। पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ में 2 सिंघली इतिहास आएंगे, ठीक है। सिंघल मतलब जानते हैं, पहले सिंघल किसको कहा जाता था? श्रीलंका को, लंका को कहा जाता था। आजकल राम रावण चल रहा है। लंका का राजा कौन था राम के काल में? रावण। इसमें श्रीमद् रामायण आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग टीवी में? देखती हैं? देखिए आता है पुष्पक विमान में, देखा कीजिए, थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। दूसरी बार भी देखिए, छोटे से ही देख के अच्छा बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं ना। रामायण के कुल कितने कांड हैं? 18 वो मैं बचपन में लगता था ना, दुर्गा पूजा गाँव में, तो वही जाके टीवी लगे थे, तो वहीं बैठे देखते हैं। चलिए ठीक है, देखना चाहते हैं, अच्छा है। पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ, तो 2 सिंघली ग्रंथ आते हैं, दीपवंश और दूसरा कौन सा है? महावंश, ठीक है। अब सिंघली ग्रंथ में तो सिंघल का ही इतिहास मिलेगा, ठीक है, क्लियर, सीधी सी बात, इसीलिए मैंने इसका नाम ले लिया सिंघल। तीसरा आता है मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो, ठीक है। तीसरा क्या आता है? मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो एक यूनानी राजा था मिलांडर, उसको कहा गया है मिलिंद, ठीक है। मिलिंद पन्नो इसी में है। हाँ, ये नागसेन की रचना है। नागसेन बौद्ध भिक्षु था, उसी की रचना है ये मिलिंद पन्नो, ठीक है। मिलिंद मतलब मिलिंद मिनांडर, मिलिंद जो राजा है, पन्नो मतलब उसके पत्र, मतलब उसकी कहानियां, उसके बारे में जो जानकारी, ठीक है। मिलिंद पन्नो, ठीक है। जैसे पन्ना पहले बोलते थे, आजकल लोग पेज बोलते हैं, पन्ना बोलते समझी नहीं। एक दिन मेरे हस्बैंड बोल, तो मिलिंद पन्नो नागसेन की रचना, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथ आएंगे आपके पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ में, समझ में आ रहा है? एक आपके हो गए त्रिपिटक, क्लियर हो गया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जब घटनाएं भाई घटेंगी, लोग भटकेंगे, तो रास्ता दिखाने के लिए हुआ कि इसको संकलित कर दिया जाए, जिससे लोग इन्हीं उद्देश्यों का पालन करें, इसी को पढ़ें, भटके ना, उसमें अलग से कुछ न जोड़ दें। फिर उसके बाद जातक कथाएं आ गई, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, उनके कहानियों के बारे में जानकारी मिलती है, समझ में आ रहा है? फिर आ गया पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो। फिर संस्कृत बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। बस इतना ही बौद्ध धर्म ग्रंथ में है, संस्कृत बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो संस्कृत बौद्ध धर्म ग्रंथ, मैंने बौद्ध ग्रंथ ही लिखा है, आप पूरा बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखिए, ठीक है। बौद्ध संस्कृत बौद्ध धर्म ग्रंथ, तो इसमें हम पढ़ेंगे ललित विस्तार। श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा गया है? विराट रूप में प्रस्तुत किया गया। भाई सारे गुण उनके में थे, छल कपट मोह माया हर रूप में आ जाते थे, सारे चीजों का प्रयोग करते थे न्याय करने के लिए, ठीक है। साम दाम हाँ, सब साम दाम दंड भेद सब यूज करते थे वो। तो संस्कृत बौद्ध ललित विस्तार, ललित मतलब क्या हुआ? महात्मा बुद्ध, ललित नाम भी रहता था पहले, ललित मतलब महात्मा बुद्ध और विस्तार उनके बारे में, ठीक है। ललित विस्तार, ललित किसको कहा गया? महात्मा बुद्ध को। किसको कहा गया? महात्मा बुद्ध को। तो ललित विस्तार,
ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ, ललित विस्तार। ठीक है, इसके बाद आता है दिव्यावदान। ठीक, दिव्यावदान आता है। इसके बाद आएगा आपका कथा वस्तु। ठीक, ललित विस्तार और दिव्यावदान दोनों है महायान, दिव्यावदान और फिर कथा वस्तु। चूंकि देखिए अभी इन तीनों में अंतर बताते हैं हम आपको। क्या होता है, देखिए महात्मा बुद्ध की कितनी संगीतियां हुई थी, बौद्ध संगीतियां 4 संगीतियां हुई थी ना। जो चौथी संगीति हुई थी, संगीतियों की चूंकि बात अभी कर नहीं रहे, चूंकि बौद्ध महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा, बौद्ध धर्म ग्रंथ आप पढ़ेंगे शायद, हमें लगता है किसी पेपर में थर्ड सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि जो महात्मा बुद्ध की 4 संगीतियाँ हुई हैं, सेकंड पेपर तो नहीं है ना इसमें, सेक्शन नहीं है इसमें, तो 8 यूनिट ही दिए हुए हैं, तो बौद्ध धर्म है नहीं, आप लोग को नहीं पढ़ना है ना। चलिए किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। थोड़ा सा बता देते, 4 संगीतियाँ हुई बौद्ध धर्म से, 4 मीटिंग, संगीति मतलब मीटिंग, 4 संगीतियाँ हुई। जब चौथी संगीति हुई तो उसमें कनिष्क के काल में, एक राजा था कुषाण वंश का, कनिष्क के काल में चौथी संगीति हुई। और उस काल में क्या कहा गया कि बौद्ध धर्म को बांट दिया गया, महायान परंपरा का शुभारंभ किया गया। महायान परंपरा वाले जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, और हीनयान यानी प्राचीन धर्म को मानते थे, प्राचीन जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे उसको मानते थे। वो महात्मा बुद्ध के प्रतीक के रूप में खंबे की पूजा करते थे, स्तूप की पूजा करते थे हीनयान वाले। और महायान वाले क्या करते थे, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो जो ये कथा वस्तु है ये हीनयान योगीन ग्रंथ है। ठीक है, ये याद रखना है, कंपटीशन में आता है ये। आया था ना, स्तूप वाला जो नहीं है, प्रीवियस पेपर में आया था, 2016 में आया था ना। स्तूप तो पढ़ाएंगे ही, आपके 6th सेमेस्टर में पूरा कला का चैप्टर ही है, पूरा कला, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, दक्षिण भारत का इतिहास, और ये मतलब आपका जितना पढ़ रहे हैं सारे कंपटीशन वाले, सारे कंपटीशन वाले, आपको मैक्सिमम चीज़ें कंपटीशन की मिलेंगी। इसीलिए बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़ना है। आप जितनी चीज़ें देखेंगे जीके में तो पूछा ही जाना है, इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं सारी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं हर एक चीज़ को क्लियर करती जा रही हूँ, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कथा वस्तु हीनयान योगीन है। ठीक है, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, आप लाख वीडियो देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। कथा वस्तु हीनयान योगीन ग्रंथ है, दिव्यावदान और ललित विस्तार महायान योगीन ग्रंथ है। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, दिव्यावदान नेपाली ग्रंथ माना जाता है, नेपाली, ये भी कंपटीशन में पूछा गया। ठीक है, दिव्यावदान नेपाली ग्रंथ माना गया, दूसरा चौक ये। ठीक है, दिव्यावदान नेपाली ग्रंथ माना गया। ललित विस्तार और दिव्यावदान महायान योगीन है, और कथा वस्तु हीनयान योगीन। ये आपको याद रखना है। त्रिपिटक के बारे में तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, विनय से आप समझ रहे हैं, नियम आचार, ठीक है, सुत्त से धर्म हो गया, और अभिधर्म से दर्शन। कैसे कैसे हम, अगर आप बस सपोज कीजिएगा कि हम कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिला, नियम फॉलो करने के लिए मिला। फिर क्लास में बैठे टाइम से, जिस नियम से हम बैठे गए यूनिफॉर्म में 10:30, 11, 11:15 से जो भी मेरा क्लास चला उसमें हमको क्या पढ़ने को मिला। ठीक है, तो पढ़ाई क्या होती है, उपदेश होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, वो मिला। फिर हम जब क्लास से निकलते हैं, बाहर निकलते तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को तर्क करते हैं। जो पढ़ने वाली लड़कियाँ होंगी वो तर्क वितर्क करेंगी, उस टॉपिक पे चर्चा करेंगी। ठीक है, तो दर्शन, ऐसे ही आप क्रम बना लीजिएगा। ठीक, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक, जातक कथाएं, पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ और संस्कृत बौद्ध धर्म। पहले 4 पॉइंट ऐसे याद कर लेना, त्रिपिटक, जातक कथाएं, पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ, संस्कृत बौद्ध धर्म ग्रंथ। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ में हम याद करेंगे दीपवंश, महावंश, मिलिंद पंथ, 3 सब में है जातक कथाओं को छोड़कर।
त्रिपिटक में भी 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी 3 है, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो, और संस्कृत बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी 3 है, ललित विस्तार, ठीक है, दिव्यावदान, कथावस्तु। ये दोनों महायान युगीन हैं, ललित विस्तार और दिव्यावदान, और कथावस्तु हीनयान युगीन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और दिव्यावदान नेपाली भाषा का ग्रंथ है, ठीक। आगे हम बात करते हैं उसकी जैन धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। आइए जैन धर्म ग्रंथ, ठीक। बौद्ध धर्म ग्रंथ नोट कर लिए तुम लोग, सब लोग, ठीक है, क्लियर हो गया ना? कौन कौन सा आता है, क्या क्या आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ में? संस्कृत की पाली भाषा थी, उस समय बोली जाती थी, ठीक है। जैसे आज हिंदी बोली जाती है, उस समय पाली भाषा बोली जाती थी, ठीक। मौर्य काल, ठीक। चलो, ये दिव्यावदान है ना, मौर्य काल की जानकारी, क्योंकि डिटेल में बाद में बताऊंगी, इसलिए अभी थोड़ा सा रुकिए। दिव्यावदान से मौर्य कालीन जानकारी आपको मिलेगी। अब जैन धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, ठीक। जैन धर्म ग्रंथ, सिर दर्द हो रहा है क्या तुम्हारा? है? हाँ, नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा देखिए, याद करना पड़ेगा आपको, मेमोराइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें अगर आप मतलब अभी इस क्लास के बाद इस पर चर्चा कर लेंगे ना, तो याद हो जाएगा, या लिख लेंगे आप क्लास के बाद आपको जितना भी समझ में आया वो लिख लीजिए तुरंत जाके, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा जितना भी समझ में आया। मतलब हम कहते हैं कि आपको 75% समझ में आया, आप लिखने बैठेंगे तो 50% लिखेंगे, लेकिन उतना तो लिखेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन का जो क्लास होगा उसमें फिर बताएंगे, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैन धर्म ग्रंथ, इसमें सबसे ज़्यादा जैन धर्म ग्रंथ में इम्पॉर्टेंट है आगम। आगम, आगम, आजकल आग नहीं जलाया जा रहा है भाई, अलाव तो जलाएंगे ना, हैं? आप लोग हाथ सेकती हैं कि नहीं? नहीं, हमें भी दिक्कत है थोड़ी सी, मेरे सिर में दर्द होने लगता है अगर मैं आग के पास बैठ जाती ना, उसका धुआं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइनसिस है, तो आग उसका धुआं, हाँ, मुझे बहुत मतलब जाड़ में धूप में भी बहुत ज़्यादा नहीं बैठती हूँ, आग वक्त के पास नहीं, उतना टाइम भी नहीं है, कभी बैठ गए तो इतना सिर दर्द करता है ना कि लगता है आगे से नहीं है ना, ये काम नहीं करेंगे, ठीक। तो आगम, ठीक है, आगम मतलब यहाँ पे हुआ सिद्धांत। आगम का अर्थ क्या हुआ? सिद्धांत, यानी जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है। कितने आगम हैं, इन आगमों को देखते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, नंदी सूत्र, यहाँ लिखिए नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार, यहाँ उसके बाद अनुयोग द्वार, उसी के नीचे लिखिएगा अनुयोग द्वार, मूल द्वार, ठीक है। ये आगम है, जैन धर्म के आगम है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आगम सिद्धांत है, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है 12 अंग कितने अंग हैं, तो 12 अंग हैं। कितने उपांग हैं? 12 उपांग हैं। कितने प्रकीर्ण हैं? 10 प्रकीर्ण हैं। कितने छेद हुए हैं सूत्र में? 6। और नंदी सूत्र, नंदी बाबा को याद कर लीजिए। अनुयोग द्वार, मूल द्वार, ठीक है, ये याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो यही सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं कंपटीशन में। अब इनकी संख्या ही तो पूछेगा। 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार, मूल द्वार, यही आता। इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आते हैं जैन धर्म ग्रंथ में, जिसमें कि कल्पसूत्र।
कल्प सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवती सूत्र तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलेगी। हाँ देखिए यहाँ पे भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कल्प सूत्र आएगा अलग से, ठीक, कल्प सूत्र इसके अलावा, ठीक है, आगम के बाद कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, ये सब कंपटीशन वाले हैं, ये सब कंपटीशन वाले हैं जितने नाम बताए जा रहे हैं। परिशिष्ट पर्वन लिख लीजिए आप, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, शिष्ट पर्वन, जिसमें से कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में पुराण, जैन धर्म के पुराण, साथ में जैन धर्म के पुराण को क्या कहा जाता था? चरित्र। क्या कहा जाता था? चरित्र, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 12 अंग, एक बार बोलिए, 12 अंग, 12 उपान, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, नंदी सूत्र, अनियोग द्वार, मूल द्वार। फिर आएंगे कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण, और पुराण पूरे आएंगे जिसमें, जिसको हम पुराण को जैन धर्म का चरित्र कहते हैं। उस पुस्तक को पुराण में क्या कहते हैं? पुराण को क्या कहते हैं जैन धर्म में? चरित्र। क्या कहते हैं? चरित्र। ये याद रखिएगा, पुराण को जैन धर्म में क्या कहते हैं? चरित्र कहते हैं, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। जैन धर्म ग्रंथ हो गए, पूरा चार्ट आपको बनवा रहे हैं आज, थोड़ा देख के ऐसे भाग मत जाइएगा कि अरे बाप रे कितना पढ़ना, लेकिन आएगा तो है ही जीके में, कितना भागोगे? कंपटीशन लेना है तो भागना नहीं। हाँ ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, दिया 2-4 भी याद कर लेंगे ना, मतलब भगवती सूत्र, कल्प सूत्र भी याद करिए तो भी आपका काम चल गया कि नंबर पाना है, ठीक है। और आगम लिख दिए, पूरा नहीं लिखे तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन कंपटीशन बीट करना है तो आपको इन चीज़ों को याद रखना होगा, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है कि आप आगे कंपटीशन में भी आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन तो आगम लिख लीजिए, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, 2-4 को आपको जो नाम याद आ जाए जैन धर्म से रिलेटेड वो आप लिख दीजिए, लेकिन आप कम भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़े नहीं। और लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कंपटीशन में आराम से देंगे एग्जाम, कोई चीज़ भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका है, समझ में आ रहा है जैन धर्म का। अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया, समझ में आया, नोट कर लिए हो अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। लौकिक साहित्य को कहते हैं ऐतिहासिक और समसामयिक शोध भी कहते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक और समसामयिक शोध लौकिक साहित्य को कहेंगे, ठीक। ऐसे हो जा रहा, ऐतिहासिक और समसामयिक शोध की अगर हम बात करें, ठीक। अब चलिए ऐतिहासिक और समसामयिक शोध में सबसे पहले भैया हम अपने चाणक्य जी को याद करें। अगर आपको समझदार बनना है तो किसको पढ़ते हैं? चाणक्य को। कौटिल्य को चुंडी ऐसे निकली रहती है, उंगली ऐसे दिखाते रहेंगे, देखिए फेसबुक पे हर जगह आ जाती है ना पोस्ट, ऐसा करो वैसा करो, आता है ना, पूरा सिखाते हैं समझदारी वाला। आप उनको पढ़िए तो लगता है कि बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। चाणक्य को किस नाम से बुलाया जाता था? कौटिल्य, वेरी गुड, कौटिल्य। और एक नाम आता था विष्णुगुप्त। हाँ यही 3 नाम पूछता है। लौकिक साहित्य या इसमें क्या कहेंगे? ऐतिहासिक या समसामयिक शोध, ठीक है। अब लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाणक्य को ले लेते हैं। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये, या व्यवस्था से, धन से रिलेटेड है? धन की बात है। अर्थ मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। चाणक्य का अर्थशास्त्र। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र
फिर आएगा दूसरे नंबर पे, भाई ये अर्थशास्त्र लिखे तो कोई और पीछे क्यों रहेगा, बृहस्पति भगवान का है, हम भी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे अर्थशास्त्र, वो भी राजनीति से रिलेटेड है दोनों। तो बृहस्पति का अर्थशास्त्र, ठीक है, बृहस्पति का अर्थशास्त्र, दो अर्थशास्त्र आपके हो गए, लेकिन ऐसे बताएंगे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। दो अर्थशास्त्र हो गए, एक चाणक्य जी का, दूसरा बृहस्पति का। भाई गुरु भगवान को हमको याद कर लीजिएगा, गुरु, गुरु टीचर, हाँ, तो गुरु आने बृहस्पति, गुरु मत लिखिएगा, बृहस्पति लिखिएगा नाम बृहस्पति है, नाम नहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है। बृहस्पति का अर्थशास्त्र। तीसरे नंबर पे भाई जब हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अगर सेंटेंस को सही तरीके से बोला जाए तो किसका प्रयोग करना पड़ता है, व्याकरण ना। ज्यादातर हिंदी में लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हिंदी वाले जब इंग्लिश सीखते हैं तब आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, गोज टू, व्याकरण का बड़ा ध्यान देते हैं ना। अगर व्याकरण का नाम लिया गया तो पाणिनि आएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, पाणिनि आ गया, देखो तो व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन लिखा, पाणिनि। हाँ, इसीलिए अब यहाँ पे लिखेंगे किसका नाम लिखेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि ना पहले पढ़ने में बहुत कमजोर थे ना, हाँ, पढ़ने में बहुत कमजोर थे। इनका क्या था कि जब इनके ये पढ़ते नहीं थे तो इनके गुरुजी बड़े परेशान हुए, मारते रहे मारते रहे मारते रहे। तो जब देखे कि ये फिर भी नहीं सुधर रहा लड़का, तो कहे कि जब तक मार खाता है बच्चा तो सोचता गुरुजी मरना करेंगे, बहुत करेंगे तो मारेंगे, मार खाते रहे तब तक सुधरे नहीं। जब गुरुजी ने कहा कि अब लड़का सुधरेगा नहीं, छोड़ दिया कि हम आज के बाद से हम तुमको नहीं मारेंगे, जाओ तुम अपने मन का करो। जैसे पापा लोग नहीं कहते जा अपने मन का करो, जो करना करो। तब लगता है कि भैया आप तो कोई डांटने मारने वाला ही नहीं है, अब सुधारेगा कौन। तब इनके मन में आया कि अब हमारे गुरुजी हमको मार क्यों नहीं रहे हैं। तब इनको लगा कि हम सुधर नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे गुरुजी हमको मार नहीं रहे। इन्होंने संकल्प लिया, कसम खाई उस दिन कि हम पढ़ेंगे, और देखिए बन गए, इन्होंने व्याकरण का ग्रंथ लिख डाला पूरा, इतना नाम हो गया। तो पाणिनि का व्याकरण समझ में आ गया। फिर इनके ऊपर भी कोई कमेंट करेगा, भाई टीका टिप्पणी कोई करता है ना, कभी व्याकरण लिखा जाए, कोई भी ग्रंथ आप पुस्तक लिखिए, कोई टीका करेगा, कमेंट करे, कुछ लोग होते हैं ना भाई, वो ना हो तो मजा ही ना आए, पुस्तक प्रसिद्ध नहीं होती है। कमेंटेटर आलोचना बहुत जरूरी है, अगर आलोचना ना हो तो आदमी लोकप्रिय नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। जिसकी आलोचना है वही लोकप्रिय है, वही अच्छा है, बाकी सब बेकार है। अगर शिकायतें आ रही हैं तो वो व्यक्ति काफी अच्छा है। तो पाणिनि का व्याकरण तो पतंजलि का महाभाष्य भी व्याकरण का ग्रंथ है, ये 4वीं शताब्दी में लिखा गया। और पतंजलि का महाभाष्य ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है, तो ये किसमें लिखा गया, 8वीं शताब्दी में, ठीक है। पतंजलि का महाभाष्य ये व्याकरण ग्रंथ में लिखा है, ठीक। पतंजलि का महाभाष्य, आगे मैं बताऊंगी इससे क्या जानकारी मिलती है, अभी तो पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं, इसके बाद आता है कल्हड़ की रास तरंगिणी की बात करते हैं। आप लोग को अच्छे से याद होगा, पहले उन चीजों को देखते हैं जो आपको पता है। कल्हड़ की रास तरंगिणी, कश्मीर का इतिहास मिलेगा, कल्हड़ की रास तरंगिणी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं। रास तरंगिणी और क्या याद है आप लोगों को बताइए। अरे वो तो विदेशी यात्री में आ गए ना, हाँ विदेशी में आ गए, वो विदेशी में आपको बताएंगे सिकंदर के बाद। और बताइए और क्या क्या आएंगे। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस आ जाएगा, उसको लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मैं बोलते नहीं हूँ, आप लिखते जाइए। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है। पतंजलि का महाभाष्य हो गया। अब कामंतक का नीति सार, कामंतक का नीति सार, चलिए इसके बारे में बताया जाएगा। और
बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के समय की घटना है। हर्षचरित किसने लिखा? आप लोग को सबको पता है। शेर जो था उसका हाँ, बाणभट्ट, नाम तो याद है ना सबको। बाणभट्ट का हर्षचरित भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। और पद्मगुप्त का नवसाहन शाक चरित, इसको लिख दिया जाए क्या? लिख लेंगे? क्या बोलूं? पद्मगुप्त का नवसाहन शाक चरित, पद्मगुप्त का, इसको इरेज करके लिखते हैं, ठीक है। पद्मगुप्त का कितना टाइम हो रहा है? हाँ भाई, आज तो बड़ा मजा आया, भूख नहीं कर रहे। नवसाहन शाक कितना टाइम हो गई? बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है। पद्मगुप्त का नवसाहन शाक चरित किसी का टाइम हो रहा है? 1-9 हो रहा है, 1-9 है, ज्यादा हो गया। इसको कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। कोई क्लास नहीं था क्या तुम लोग का इसके बाद? यही नहीं तुम लोग? चलो ये कर लो। पद्मगुप्त का नवसाहन शाक चरित किसकी रचना है? पद्मगुप्त की, ठीक है। जब इसके बारे में बताएंगे तब ये याद हो जाएगा। ऐसे अभी आप लिख लीजिए, जब बताने लगेंगे आपको डिटेल में तो आपको एक एक चीज अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जयानक का पृथ्वीराज विजय, हाँ, जयानक का पृथ्वीराज विजय। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, मतलब 8-9 लिख लीजिए, बाकी याद तो करने के लिए बहुत सारा है, 4-5 भी आप लिख सकते हैं। जयानक का पृथ्वीराज विजय, हाँ, ये सब कॉम्पिटिशन वाले हैं, ठीक है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो कल, और सबसे इंपॉर्टेंट है कालिदास, अपने कालिदास को नहीं भूलना है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब आएंगे। पृथ्वीराज रासो, ये अब उनको लिख लीजिए, कालिदास को भूल न जाए। तो कौन सा लिखेंगे अभी? क्या मान विकानी विक्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दो। कालिदास का मान विकानी विक्रम, कालिदास ने कुल कितनी रचनाएं लिखी? मेघदूतम है, विज्ञान शाकुंतलम है, और 7 रचनाएं हैं। कल याद करके आना कितने महाकाव्य हैं, कितने नाटक हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, उनके नाम तो पता ही होना चाहिए। चलिए, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके अलावा तमिल साहित्य लिख लीजिए, बहुत सबसे जरूरी है तमिल साहित्य, संगम साहित्य जिसको कहते हैं, तमिल साहित्य लिखिए, ये जरूरी है। मतलब इसमें से आप 4-5 लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा दक्षिण भारत का भी तो इतिहास जानना चाहिए, तो तमिल साहित्य से प्राप्त होगा। तमिल साहित्य कौन सा साहित्य है? संगम साहित्य। इसके अलावा कन्नड़ भाषा का साहित्य, कन्नड़ भाषा का साहित्य भी लिखेंगे। पंप का विक्रमार्जुन विजय, कन्नड़ साहित्य में पंप का, पंप और रन्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंप रन्न आता है कंपटीशन में। पंप का विक्रमार्जुन विजय और रन्न का गदायुद्ध, रन्न का गदायुद्ध, गदायुद्ध, हनुमान जी का गदा और लेकर युद्ध, ठीक है। रन्न, पंप का कौन सा? विक्रमार्जुन विजय, विक्रमार्जुन विजय, ठीक है। पंप, हैंड पंप ये नहीं कहना। और रन्न का गदायुद्ध, रन्न भैया गदा देखने में देखी है, और पंप वो सनी देवल पंप के कारण, पंप का विक्रमार्जुन विजय, याद है? सनी देवल उसमें उठाया था, गदर 2 में हैंड पंप उठाया सबका, पाकिस्तान वाले। देखा था कि नहीं? देखे नहीं तो क्यों नहीं देखती? चलो, कभी एंटरटेनमेंट हो जाता है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है? खाली विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं, वो भी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद डिटेल में इसके बारे में बता देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत डिटेल में नहीं है तो 1 महीना लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको बता देंगे। थोड़ा सा याद करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, मैं याद करवाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं।